अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आज मैं हेल्थ हाई के प्लेटफॉर्म पे एक लाइव सेशन करने जा रहा हूं। और लाइव सेशन करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर सुहेल का, डॉक्टर सहरिश का, सुहेल अलियास साहब का और उस्मान चुगताई साहब का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं यहाँ पे लाइव सेशन कर सकूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है नोज़ ब्लीडिंग के ऊपर। ये नोज़ ब्लीडिंग क्या है, क्यों होती है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है और होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। इसके बारे में बहुत से सवालात हैं और इन सवालात के जवाबात के लिए मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर सहरिश। तो चलिए मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर सहरिश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अली रज़ा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप जो है हमसे लाइव सेशन करने के लिए आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनको आप आवाम तक पहुंचाने की ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहरिश। डॉक्टर सहरिश, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो नोज़ ब्लीडिंग है ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बताइए। ओके, नोज़ ब्लीडिंग एक्चुअली में बच्चों को या बड़ों को या किसी भी एज के फ़र्द को जब अक्सर औक़ात नाक से खून निकलने लग पड़ता है, जिसे नक्सीर बोलते हैं और मेडिकल टर्म में इसे एपिस्टैक्सिस कहा जाता है। ये अक्सर औक़ात होने लग पड़ती है, नाक से खून निकलना, ये नक्सीर को बोला जाता है, नोज़ ब्लीडिंग को। इसकी क्या वजूहात है, आपने मेरे से इसकी वजूहात पूछी हैं, तो ज़्यादातर जो कॉमन रीज़न ये होती है कि गर्मियों में ज़्यादातर हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर जब आपका ज़्यादा हो जाता है, आप गर्मी में बाहर धूप में वेट कर रहे होते हैं किसी का, या गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से नाक से अक्सर औक़ात खून निकलता है। बच्चों का भी ज़्यादातर निकलता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन मसला होता है, लेकिन बड़ों को भी ये मसला हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारे नाक में, मतलब हर बॉडी के हर ऑर्गन को खून की सप्लाई चाहिए होती है, हर ऑर्गन की तरह। तो नाक में भी खून की जो ब्लड की सप्लाई होती है वो 3 आर्टरीज़ के थ्रू आती है और वो तीनों आर्टरीज़ एक जगह पे कंबाइन होके एक एरिया बनाते हैं जिसे लिटिल एरिया बोलते हैं। इस जगह पे खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और जैसे ही मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो यहाँ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब खून निकलता है तो इसे हम नोज़ ब्लीडिंग बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने अक्सर देखा है कि अगर कुछ लोगों में ये चंद कतरों की सूरत में होता है और कुछ लोगों में ये ज़्यादा धार की सूरत में निकलता है, तो डॉक्टर इसकी क्या वजह है? एक्चुअली में ये होता है कि सम लोगों में जो होता है कि ये जो ब्लड होता है ना वो क्लॉट हुआ पड़ा होता है, निकल नहीं रहा होता गर्मी की वजह से, या कुछ भी मतलब कंट्रोल रह रहा होता है। और कुछ लोगों में ये होता है कि जैसे ही वो सेंसिटिव होते हैं, जैसे ही वो ब्लड प्रेशर हाई जाता है तो वो फट के, आर्टरीज फट के खून फ़ौरन ही निकलने लग पड़ता है। तो जिनमें फ़ौरन ही एक्यूट होता है उनमें ब्लड जो आएगा वो बहुत ज़्यादा जो होता है फ्रेश ब्लड जिसे बोलते हैं, उस सूरत में आता है। और जिनमें क्रोनिक होता है, जिनमें बाद में ये चीज़ सिचुएशन आती है, उनमें ये डार्क कलर का होता है, क्लॉटेड फॉर्म में होता है, थोड़ा थोड़ा करके आता होता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसकी जो परसेंटेज है वो बच्चों में ज़्यादा है या बड़ों में ज़्यादा है नोज़ ब्लीडिंग की? बच्चों में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, बड़ों में भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में देखने में आता होता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा, मतलब अभी उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता होता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। तो और वैसे भी बच्चे जो है उनको नहीं पता होता कि गर्मी में उन्होंने बाहर कब निकलना है, कब नहीं निकलना, वो खेलते कूदते रहते हैं, इस चीज़ का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। तो गर्मी ज़्यादा लगने की वजह से उनमें नक्सीर का फूटना ज़्यादा कॉमन होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या इसमें खुराक का भी कोई अमल दखल है? कुछ लोग गर्म खुराक खाते हैं, जैसे कि कोई अंडा खा लिया या आम खा लिया गर्मियों में, तो क्या इससे भी कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल। आप देखें, अंडा हो गया, मछली हो गई, स्पाइसी फूड्स हो गई, इनकी तासीर गर्म होती है। तो गर्मियों में आप गर्म चीज़ खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बॉडी है वो हीट अप ही होगी और नतीजा यही निकलेगा। नक्सीर भी हो सकती है, कोई दूसरे प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि खुराक आपको गर्मियों में ठंडी खुराक खानी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी होती है। सही। जी जी। तो व्यूवर्स, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि दो तरह के मौसम है, एक गर्म मौसम है, एक सर्द मौसम है, क्या ये प्रॉब्लम दोनों मौसम में पाई जाती है? ये इसके बारे में मैं मज़ीद डॉक्टर सहरिश से पूछूंगा। नक्सीर जो होती है वो ज़्यादातर फूटती तो गर्मियों में ही है, मतलब मैंने आपको पहले भी कॉमन रीज़न बताई है, लेकिन इसकी और भी वजूहात होती हैं, जैसे कि मतलब जिनको क्रोनिक साइनसाइटिस होता है
उनमें भी ये मसला होता है। जैसे नोज़ प्रिकिंग अगर आप करते हैं, तब नोज़ प्रिकिंग का मतलब जो भी इशू है वो गर्मियों सर्दियों से तो रिलेटेड नहीं है। नोज़ प्रिकिंग करने की वजह से लिटल जो हमारा एरिया मैंने अभी आपको बताया है उससे ब्लड निकलना, ऊज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ब्लड ऊज़ होगा तो वो नक्सीर की फॉर्म ही होगा। तो ये गर्मियों में भी हो सकता है, सर्दियों में भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी ट्रॉमा, मतलब आपको कोई इंजरी लगती है, आप कोई जैसे बॉक्सिंग में आप देखते होते हैं कि कोई पर्सन है आपको पंच करता है तो वो लिटल एरियाज़ के ऊपर प्रेशर आएगा और वो जो वेसल्स है, हमारी जो आर्टरीज है वो फट जाती है, तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन काज, लेकिन जो मेन काज मैंने आपको बताई है कि नक्सीर का फूटना ज़्यादातर गर्मियों में होता है। इस तरह करके अगर आपकी नोज़ बोन्स जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं तो तब भी आपको नक्सीर फूटने का अमल आएगा। वो लिटल एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रेशर आता है। सही जी बिल्कुल व्यूवर्स, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बच्चों में अगर कभी ये नसीर फूटती है, ब्लड उसका निकलता है, तो घर वाले अक्सर यही कहते हैं कि उसके सर पर ठंडा पानी डालो वो ठीक हो जाएगा। तो ये मज़ीद डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं क्या ऐसा करना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगी? ये जो मतलब आपने अक्सर का देखा होगा किसी पर्सन का नाक से अगर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है तो वो टैप वाटर के नीचे अपना सर रख के उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग मतलब आपका जो ब्लड होता है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, मींस जमना शुरू हो जाता है। जब वो जमना शुरू हो जाता है तो नाक से खून आना बंद हो जाता होता है। तो यही हम कॉमन एहतियाती तदाबीर करते होते हैं। लेकिन मेरी राय में ये करना चाहिए कि आपको पर्सन का हेड टिल्ट करके, मतलब लाइक अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो टिल्ट करके अगर आप इसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। रीज़न क्या है कि जब आप इस तरह करके करते हैं तो आपका जो ब्लड है वो बैक की तरफ ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और आप ठंडा पानी फेंकेंगे तो जो है वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। व्यूवर्स, एक बात बहुत अहम है कि जिस तरह इंसान का ज़िंदा रहने के लिए उसका सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तो इंसान के जिस्म में एक सबसे अहम हिस्सा जिसको नाक कहा जाता है, जिसके ज़रिए वो सांस लेता है, अगर इसी में कोई खराबी आ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर साहिबा से मैं ये पूछूंगा कि अगर सांस नाक की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नाक में कोई दाना अक्सर निकल आता है या कोई प्रॉब्लम होती है, क्या होम्योपैथिक फील्ड में इसका इलाज है, तो कैसे है? बिल्कुल हर चीज़ का इलाज पॉसिबल होता है। होम्योपैथिक में भी होता है, हर्बल मेडिसिन के थ्रू भी होता है, एलोपैथिक वाले भी हर चीज़ का दावा करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी एपिस्टेक्सिस का भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा आप जो दाने की बात कर रहे थे, इसे एक्चुअली में नेज़ल पोलिप्स बोला जाता है। नेज़ल पोलिप्स, नाक में एक साइड पे जो है दाना से वाट्स टाइप निकल आते होते हैं, तो इनका भी इलाज पॉसिबल है। और पोलिप्स भी जब फटते हैं तो तब भी नाक से खून निकलता है, तो ये भी एपिस्टेक्सिस की एक कॉज होती है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे थे, तो एपिस्टेक्सिस का मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ। चंद एक जो कॉमन एक मेडिसिन्स हैं जो एपिस्टेक्सिस में हम होम्योपैथ यूज़ करते हैं उनका बताऊंगी। लेकिन साथ में मैं ये मेंशन करना नहीं भूलूंगी कि ये वीडियो या जो भी मैं मेडिसिन्स आपको बताती हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, और टॉप मेडिसिन्स हैं जो यूज़ की जाती होती है किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या सिम्टम को ट्रीट करने के लिए, मैं उनके नेम बता रही होती हूँ। होम्योपैथिक में हर चीज़ का जो इलाज होता है वो इंडिविजुअली तौर पे किया जाता होता है, काज बेस के ऊपर, मेंटालिटी बेस के ऊपर, फिज़िकल सिम्टम्स के बेस के ऊपर। तो हमें एक केस टेकिंग रिक्वायर्ड होती है। खैर जो टॉप मेडिसिन जो यूज़ होती हैं एपिस्टेक्सिस को ट्रीट करने के लिए, उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है लेक्सिस का LACHESIS लेक्सिस 30C पोटेंसी में इसे आप यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में जो है अगर एपिस्टेक्सिस हो रही हो, बार बार हो रही हो, गर्मियों में हो रही हो, तो लेक्सिस दी जाती होती है। लेकिन लेक्सिस की खुद की भी फर्दर सिम्टम्स हैं, मतलब ये ज़्यादातर उन बच्चों को दी जाती होती है जो बहुत ज़्यादा जेलस टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सुपीरियरिटी के हामिल होते हैं, उनको दी जाती है। जिनका मतलब नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, रात को अगर उनको जो है प्रॉब्लम हो तो तब हम देते हैं। लेकिन बच्चों में ज़्यादातर, और हाइपरटेंशन की वजह से अगर ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अगर एपिस्टेक्सिस हो रही हो तो तब हम ये रिकमेंड करते हैं 30C पोटेंसी में। इसके बाद आर्निका है हमारे पास मेडिसिन, जैसे मैंने आपको रीज़न बताई थी
कि अगर पंचिंग की वजह से, बॉक्सिंग की वजह से या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई मैकेनिकल इंजरी, मतलब आप नोज़ के किसी ने आपको मारा है तो उसकी वजह से अगर आपको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई हो तो तब हम आर्निका मेडिसिन 30 पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेडिसिन है हेमामेलिस टिंचर में आपने यूज़ करनी है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती हो, रीज़न भी पता ना हो, उसके बाद मतलब यानी कि खून रुकता ही ना हो, तो हेमामेलिस मदर टिंचर के 10 से 15 कतरे सुबह शाम दोपहर आप ये 3 दफ़ा यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मैंने रीज़न ना पता होने की बेस पे ये मेडिसिन बताई है। इसके अलावा अगर सन स्ट्रोक की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, सन स्ट्रोक गर्मी में बाहर किसी का वेट करने की वजह से, धूप लगने की वजह से, तो बेलाडोना और ग्लोनाइनम ये आप 6C पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है। तो ये चंद एक मेडिसिन है जो मैंने एपिस्टैक्सिस के लिए कॉमनली क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यूज़ करवाती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी आता है और रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैंने उन्हीं के नेम मेंशन किए हैं, लेकिन कुछ और रीज़न्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिप्स है, अगर किसी पर्सन का नाक के एक साइड पे पॉलिप है तो हमारे पास और भी मेडिसिन है जो पॉलिप्स को ट्रीट करेंगी और उनकी वजह से जो है आपको अगर नाक या नक्सीर फूटती हो तो वो होना बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किस तरह से कौन कौन सी मेडिसिन जो है इसके लिए बेहतर है। और होम्योपैथिक को जहाँ तक मैं जानता हूँ इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इनकी कोई भी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब मैं मज़ीद डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि नोज़ की कोई भी जो प्रॉब्लम है ये क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम है या ये कोई छोटी प्रॉब्लम है? अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं इस बारे में, तो आप क्या कहती हैं? प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता होता है कि आपने डायग्नोज क्या किया है। लाइक कुछ लोग होते हैं जिनको ब्लड की प्रॉब्लम भी होती है, लाइक हीमोफीलिया आप एक डिजीज़ है जिसमें जो होता है ब्लड क्लॉट ही नहीं होता, मतलब खून जमता ही नहीं है। छोटा सा भी माइनर सा अगर कट लगता है तो बहुत ज़्यादा खून निकलने लग पड़ता है। तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स मतलब इनडायरेक्टली आपको ये भी बता रहे होते हैं कि आपका खून जमता नहीं है, आप में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है। तो ये डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हीमोफीलिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ये इवन डेथ की तरफ भी जा सकती है। कि कुछ लोगों का सिर्फ जस्ट गम्स जो है यानी कि आपका टीथ है वो रिमूव किया जाए तो गम से ब्लीडिंग की वजह से इवन उसमें इतनी ब्लड की कमी हो जाती है कि वो डेथ तक चला जाता है। तो डिपेंड्स ऑन काज एंड डायग्नोसिस, डिपेंड करता है। तो नोज़ ब्लीड वैसे एक जनरल सी सिम्टम है, गर्मियों में अक्सर औकात हो जाती है, माइनर सी है, इतना परेशान होने वाली बात इसमें नहीं होती है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक डिज़ीज़ ऐसी भी है अगर नाक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैंने सुना उससे गले के ज़रिए भी खून बाहर आता है, तो वो उससे आपने सुना सही है, लेकिन ये है कि मैं बताना भूल गई कि एपिस्टैक्सिस के सूरत में यानी नोज़ ब्लीडिंग की सूरत में ज़्यादातर खून जो होता है 80% केसेस में नॉस्ट्रिल बाहर से निकलता है, लेकिन 20% केसेस में वो बैक की तरफ बैक ड्रिप करता होता है। तो वो जो एपिस्टैक्सिस बैक ड्रिप कर रही होती है, लोगों को अक्सर का समझ नहीं आ रही होती कि ये हमें नक्सीर ही है जो कि हमारे नाक का खून मुंह के थ्रू निकल रहा है या गले में आ रहा है, तो इस सूरत में होती है। और समटाइम ये हमारे लैक्रिमल डक्ट्स ये जो आंख की साइड से भी निकल आते हैं, बहुत रेयर केसेस में, लेकिन ज़्यादातर 80% केसेस में ये नाक के फ्रंट से ही आती है। तो ये भी एपिस्टैक्सिस की ही फॉर्म होती है। डॉक्टर साहब अच्छा, व्यूवर्स को आप ये बताइए अगर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है और वो आपसे ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो आपके हेल्थ आई का जो इदारा है वहाँ पे किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है, कैसे आ सकता है? फर्स्ट थिंग हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी में हमारा जिस पेज के थ्रू हम लाइव है यहाँ पे हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है, हमारे डॉक्टर्स का नंबर मेंशन किया हुआ है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अगर मसला जो है माइनर है, इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो हम आपको ऑनलाइन ही कंसल्ट कर देंगे। नंबर वहाँ पे मेंशन्ड है हेल्थ हाई के पेज के ऊपर। सेकंड जो है, हम वीडियोस भी बनाते हैं, ऑनलाइन वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन ही बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट मेंशन किया हुआ है। लेकिन फिर भी किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप किसी अच्छे माहिर जो अमराज डॉक्टर होता है उससे उसकी पोटेंसी, डोजेज और मेडिसिन के बारे में कंफर्मेशन करना चाहिए आपको, बल्कि केस टेक करना चाहिए। और तीसरा हमारा जो लोकल एड्रेस है जहाँ पे आप हमें हमारे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं, वो हेल्थ हाई रूम नंबर 1 फ्लोर नंबर 17 फेरोज़पुर रोड अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में लाहौर में हमारा सेंटर है। मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ,
फ़िरोज़पुर रोड, अरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, रूम नंबर 1, फ्लोर नंबर 17। हेल्थ आई हमारे क्लिनिक का नेम है। आने से पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे नंबर से, नंबर वहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा भी मैं कमेंट सेक्शन में या कमेंट्स में अपना जो नंबर है, जो हमारे रिसेप्शन पे प्रेजेंट होती हैं पर्सन जिनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनका नंबर मेंशन कर दूँगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अक्सर आप लोग लाइव सेशन करते हैं हेल्थ आई के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो हेल्थ आई ये बेसिकली क्या है और इसका क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है, ये आप व्यूवर्स को बताइए। ओके, हेल्थ आई बेसिकली एक हेल्थ अवेयरनेस सेंटर है और इसका पर्पज़ यही है कि हम जो भी पर्सन्स हैं, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उन तक हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज़ है उनकी एक्सेस को ईज़ करना है। इसीलिए हम लोगों ने अपनी जो भी सारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी हमारा नॉलेज है, हम इसको ऑनलाइन जो है जो डिलीवर करते हैं ताकि हर बंदे के लिए फिजिबल है। आपको पता है मोबाइल फ़ोन हर पर्सन के पास है, नेट की अवेलेबिलिटी हर पर्सन के पास है। हर पर्सन के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो डॉक्टर की जो फीसिस है वो पे कर सके, मेडिसिन का ख़र्चा उसके अलावा जो होता है उसको ले सके। हालांकि बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हम किस सिचुएशन में हैं, हमें इसके लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर करनी चाहिए और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, कब ट्रीटमेंट लेना है, कब ट्रीटमेंट नहीं लेना। तो हमारा पर्पज़ यही है कि हम लोगों को उनकी हेल्थ के बारे में, आपने हमारी जो क्लिनिक है या हमारा अवेयरनेस सेंटर है उसका नेम भी देखा होगा, हेल्थ आई मतलब मेरी हेल्थ, और मैं ही खुद अपना डॉक्टर हूँ। मतलब लाइक मुझे पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में क्या इशू आ रहा है, कोई इशू आता है तो उसकी रीज़न क्या है और इस रीज़न को कैसे रिमूव किया जा सकता है। बाकी सेकंड मेन रीज़न यही है कि जो भी यहाँ पे आजकल के दौर में जो भी सारी डिजीज़ हैं, वो सारी डिजीज़ क्या है, हमारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, लाइफस्टाइल बॉर्न है, फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ख़ुद हमारी खुद की जो है मतलब हम एहतियात नहीं करते चीज़ों को। तो जस्ट वी वांट टू मोटिवेट पर्सन्स के वो अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न रहें। अच्छी लाइफस्टाइल, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है लेकिन उनको पता नहीं है उन्होंने क्या खाना है और कितना खाना है और इसके अलावा क्या एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने अपने आप को टाइम नहीं देना। इसके अलावा मेंटल अवेयरनेस, मतलब लाइक लोग मेंटल इशू से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे एंगर हो गया, बहुत कॉमन मतलब है, लोगों को बहुत गुस्सा आता है। इसके अलावा स्ट्रेस होगी, टेंशन होगी, एंजाइटी होगी, स्लीपलेस होगी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। लोग इन चीज़ों को माइनर समझते हैं लेकिन ये चीज़ें मेजरली हमें फिज़िकली इफ़ेक्ट करती होती हैं। तो आपने इन चीज़ों को जो है कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, यही हमारा पर्पज़ है, बेसिकली हेल्थ अवेयरनेस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहिबा ने और मैं हेल्थ आई वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि अपने एक नेक मकसद के ज़रिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव सेशंस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो एक दफ़ा फिर मैं उस्मान चुगताई साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनका ये प्रोजेक्ट है हेल्थ आई का। अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपका कोई बेनिफिट हो सके। तो अब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।